हेलो दोस्तों, भवानी शंकर डॉट इन पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको शुरू करने से पहले ही ये बता देते हैं कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ दीपावली के इम्पोर्टेंस के लिए बनाया गया है। किसी भी कारण से अगर आपको इस वीडियो से कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे बताएं, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूँगा। ये वीडियो मैंने कहीं से कॉपी किया है। इसका कारण क्या है कि मैंने एक पोल डाला था कि दीपावली पर स्पेशल वीडियो बनाया जाए, तो तब मैंने ये सोचा था कि मैंने कुछ पटाखे लाए हैं, लगभग 10-15 हज़ार के थे, तो वो आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि मुझे कितने के पड़े। तो वो वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन यूट्यूब देखते देखते मुझे एक वीडियो मिला, तो मुझे लगा कि उस वीडियो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो ये है आप लोगों के लिए, तो वो वीडियो आपको देखना चाहिए। तो आगे वो वीडियो मैंने पूरा ऐड कर दिया है। वो वीडियो आपको आराम से देखना है लास्ट तक, क्योंकि उस वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी है, लगभग 1 घंटे का है। तो आप उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप उसे स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको पता है यूट्यूब पे क्या करना पड़ता है। सेटिंग पे जाके आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 2x तक कर सकते हैं। तो आप जितनी स्पीड देखेंगे आपको उतना कम टाइम लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से आपको वो वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि दीपावली की ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसमें उन सर के द्वारा बताई गई है जो कोई ध्यान नहीं देता उस पर, क्योंकि हम सिर्फ कानून को मानने वाले हैं, बस सिंपल। हमें ये नहीं पता कि औरों के लिए भी तो कानून है, वो कानून क्यों नहीं मानते। तो सिर्फ उनका एक दुख प्रकट किया गया है उसमें, वो आपको देखना चाहिए। अगर आपको पटाखे का वीडियो चाहिए अलग से जो मैं लेके आया हूँ, तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए बना दूँगा। शुरुआत का ये 2 मिनट का मैंने वॉइस इसलिए ऐड किया है मेरा, क्योंकि किसी को कन्फ्यूज़न ना रहे कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बहनों, आज बात पटाखों की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और सच बताऊं, आज बात पटाखों की। और कारण क्या है ना जी, क्योंकि दिवाली जैसे जैसे आ रही होती है वैसे वैसे ये जो अखबार में आने वाली सुर्खियां होती है ना, ये पढ़े लिखे होने का हमारे ऊपर एक सेल्फ इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शंस डाल देती हैं कि यार इस दिवाली पटाखे नहीं चला पाएंगे। और ना बचपन में, पटाखे जब बचपन में चलाए थे उसका जो जश्न होता था, अब घर में छोटे बच्चे हैं उन्हें देखकर ये लगता है कि यार ये पटाखे समझेंगे भी कि क्या होते हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको ये सेशन करके बता रहा हूं। ये सेशन आपको बहुत सारे आपस में ही डाउट एंड डिस्कशंस के साथ छोड़कर जाएगा। एंड तक आप अपनी राय बनाते रहिएगा कि असल में हमें करना क्या चाहिए। लेकिन आज के इस सेशन को बहुत गंभीरता से, बड़ा एनालिटिकल तरीके से सुनिएगा, क्योंकि मुझे कहीं तक ऐसा लगता है कि हम लोग जो थोड़े बहुत समझदार या फिर कहिए कि कानून की बात मानने वाले, सरकार की बात मानने वाले, इन्फ्लुएंसर्स की बात मानने वाले लोग हैं, वो बातें मान करके हम पटाखे चलाने पर तो ऐसे पाबंदी लगाते हैं जैसे कि दिवाली में सारा पॉल्यूशन या फिर दिल्ली में सारा पॉल्यूशन पटाखे ही कर रहे हैं। और वास्तविकता यह है कि दिल्ली में अगर आप इस समय आज का भी हाल देखो तो कुछ ऐसे हालात हैं। अभी कोई पटाखा नहीं चलाया गया है, अभी कहीं दिवाली नहीं मनी है, कोई क्रैकर्स नहीं चली हैं, किसी ने भी खुशियां नहीं मनाई हैं। तो भैया ये हो क्या रहा है? ये तस्वीरें बयान क्या कर रही हैं? देख करके जो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग कभी देखते थे कि धुंध आई है, हम लोग सोचते थे फॉग आ गया है, ठंड का एहसास होता था। ये फॉग वगैरह कुछ नहीं है। ये है क्या? ये स्मॉग है। होता क्या है ये? आइए मैं आपको बताता हूं। और साथियों, आज के सेशन को ना, अगर आपको आपका बचपन वाकई में याद आता है ना, और आपको लगता है कि एक दिन हम वाकई में पटाखे चला पाए, तो हमें आवश्यकता है सरकारों को यह बताने की कि हम पढ़े लिखे लोगों के ऊपर जो आपकी बातें तुरंत सुन लेते हैं, उनसे आकर जो तुरंत अपील करते हो कि पटाखे चलाओगे तो यह हो जाएगा, क्रैकर्स बैन, दुकानों पर बैन, ना जाने कितने लोगों के धंधे बंद करवा देते हो, लेकिन आपसे अपनी वोट बैंक को टोका नहीं जाता। आपको वो लोग जो वोट देते हैं, जिनके जलते हुए खेतों में आपको पराली के खेत जलते दिखते हैं, आप उन पर कोई एक्शन नहीं कर पाते। केवल राजनीतिक बयानबाजी होती है, क्योंकि आपको लगता है कि ये इतने लोगों का मामला है, पढ़े लिखे लोग तो वोट ही कहां देते हैं। और वास्तविकता भी है भाई, ये शायद राजनीति भी हम जैसे लोगों से इसीलिए होती है क्योंकि भारत के अंदर वोटिंग परसेंटेज रहता है एट मैक्स 60 से 65%। बाकी आप जैसे, हम जैसे लोग तो केवल यूट्यूब पर से यहाँ पे सोशल मीडिया पर आके ही बातें करके चले जाते हैं। वोट देना तो हमको कहीं समझ में आता है नहीं जी। और यही कारण है कि आज हम इस स्थिति में जीते हैं, और जीने के बावजूद भी हमारी बातों के समझाने के लिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स,
फिल्म के पत्रकार निकल करके अभिनेता आ जाते हैं और आकर आपको कहते हैं लड्डू खाओ, पटाखे मत चलाओ। अरे भैया काहे नहीं चलाएं यार, हमारा बचपन हमें बार बार कह रहा है कि याद आ रहा है, लेकिन बचपन उस समय में राजनीति समझ नहीं आती थी। तो आज का ये सेशन भैया विश्लेषण वाला है। आप और हम सब इसको आज केवल इसलिए सुने कि हमारी बचपन की यादें दिलाएगा यार, है ना। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको वाकई में चाहिए ना कि हमारे दिवाली के वो दिन वापस लौटा दो, कहते हैं ना वो मुझे बचपन का वो क्या लौटा दो, वो बचपन की यादें अगर वाकई में लौटनी है ना, तो कृपया करके हमको आवश्यकता है सरकारों को ये याद दिलाने की कि हम जैसे लोगों के साथ कम से कम इस तरह के अन्याय तो मत करना शुरू करो। इन चीजों का दोष हमें मत दो जो अचानक होकर आ रही है। थोड़े बहुत अकाउंटेबल हो जाओ, फिर चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। भैया आप लोग भी अकाउंटेबिलिटी ले लो हमारे पटाखों पर बैन लगाने से पहले, है ना। आओ भैया बात बताते हैं। देखो दिल्ली के नजारे ऐसे हैं, लंबा सेशन है, पहले ही बता दे रहा हूं, आप अपना काम फुर्सत से निपटा के आ जाओ क्योंकि अपनी घर की बातें होने वाली हैं, है ना। तो नोएडा, दिल्ली, आनंद विहार जहां देख रहे हो हालात ऐसे हुए हैं। आप कह रहे सर अंधेरे की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हो? इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि दिल्ली में वाकई में अंधेरा हो रखा है। 4:30-5 बजे के हालात हैं ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हो। A9 न्यूज की खबर आप देख सकते हैं कि निजामुद्दीन ब्रिज के ड्रोन से शाम 6:30-5 बजे जो कैमरे से शूट किया गया उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई मोटी परत जम चुकी है। ये क्या है, ये क्या है, इसकी केमिस्ट्री में आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इंडिया में हवा का हाल क्या है, विशेष रूप से हमारी राजधानी के आसपास क्या हाल है, वो आप एक बार इससे समझने का प्रयास करिए। ये जो लाल डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये सीवियर कंडीशन बताता है कि हवा इतनी पॉल्यूट हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली की हवा और दिल्ली एनसीआर की हवा, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, दिल्ली एनसीआर की और दिल्ली की जो हवा है वो लगभग एक व्यक्ति द्वारा 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर, पॉल्यूशन के बराबर, यानी प्रति व्यक्ति इतना हम लोग इस पॉल्यूशन में जी रहे हैं। और हम जी रहे हैं तो ये सब जगह आसपास के लोग इस चिंता को समझ लें कि देश की राजधानी के ये हालात हैं तो अपने देश की क्या इमेज होगी दुनिया में, क्योंकि दुनिया भर की एम्बेसीज आपके यहां पर हैं, वो क्या लेकर जाएंगी अपने यहां पर मैसेज कि इंडिया वाले अरे वो तो इतने पॉल्यूटेड हैं कि क्या ही कहा जाए। और सही बात है, वास्तविकता में क्या कहा जाए। ये जो पीली पीली बिंदियां देख रहे हो आप इंडिया के मैप पर, ये मॉडरेट सिचुएशन को दर्शाती है। गुड और सेटिस्फैक्टरी की तो 2-4 कहीं ना कहीं आपको कोने गोवा वगैरह टाइप की जगह पर दिखाई दे जाती हैं। इतनी हालत खराब है इंडिया के अंदर पॉल्यूशन की। अब मैं थोड़ा सा आपको केमिकल पॉइंट बता देता हूं, उसको समझने का प्रयास करिए। आप लोग कभी पहाड़ों पर बादलों का जैसा सीन ये जो बनता हुआ देखते हैं, असल में बादल, फॉग, इन सब की ज्योग्राफी में अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। आज हम केवल फॉग की, धुंध की बात, कोहरे की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपको फॉग दिख रहा है ना, इसमें भी फॉग, मिस्ट, ड्रॉपलेट्स, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फिलहाल फॉग समझते हैं। सर्दियों में जब फॉग जमती है तो हम अखबार में सुनते हैं फॉग जमने के कारण ट्रेन धीरे हुई। वो फॉग असल में होता क्या है? असल में वो एरोसॉल है। अभी वो एरोसॉल क्या है समझिए कि एयर के अंदर पानी की ड्रॉपलेट्स हैं, वो कहीं जम गई हैं और वो थोड़ा बर्फ की तरह हो गई हैं धुंध के रूप में। हवा के अंदर एयर ड्रॉपलेट्स के अंदर, एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, सिंपल, कोई पॉल्यूशन नहीं है उसके अंदर। स्मोक ये है, धुआं जिसे आप कहते हैं। तो देखिए दो बात समझिए, फॉग हवा में पानी की बूंदें हैं जो हवा में ठंड के कारण कंडेंस हो गई हैं, दैट इज फॉग। और जो स्मोक है वो धुआं है। धुआं मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐसे ना जाने कितने पॉल्यूशन हैं जो हवा के अंदर आ गए। एक में पानी आया है, एक में पॉल्यूटेंट आए हैं। इनका तीनों का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो स्मोक के अंदर मैनी कंपाउंड्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो मतलब बहुत ज्यादा फ्लेमेबल हैं, ऐसी चीजें भी इसके अंदर मिक्स होती हैं। स्मोक के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, स्मोक, अदर पार्टिकुलेट, ये सब फॉग के साथ मिल जाते हैं। तो यूं समझिए कि फॉग को अगर स्मोग के साथ मिला दिया जाए तो बनकर आती है स्मॉग, यानी कि फॉग प्लस स्मोक। अब ये दोनों चीजें मिला दी जाए ना तो ये वाला जो चीज है ना, ये इसके पीछे आ जाता है और बन जाता है स्मॉग। आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है साहब। तो ठंड का होना जरूरी है फॉग के लिए, पॉल्यूटेंट्स का होना जरूरी है स्मोक के लिए, लेकिन ठंड के समय पर जब पॉल्यूटेंट्स होते हैं तो बन जाती है स्मोग। कुल मिलाकर बात यह है। और उत्तर भारत में सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है। अपन दिवाली के आसपास सब लोग ठंड के बिस्तर, कपड़े जो भी बाहर निकालने हैं वो निकालने शुरू हो जाते हैं।
दिवाली आने वाली है, तो जैसे ही ठंड आती है तो स्मोक के कारण स्मोक बनना शुरू हो जाती है। दिल्ली के अंदर स्मोक के हालात बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है साहब, इसकी जो फिजिक्स मतलब ज्योग्राफी है वो ये कहती है कि स्मॉग फॉर्म्स व्हेन डिसेंडिंग, यानी उतरती हुई जो हीटेड एयर है वो कूलर एयर ठंडी हवा के साथ मिक्स होती है और उसके साथ में पॉल्यूटेंट्स मिल जाते हैं तो स्मोग का निर्माण होता है। अच्छा, इसकी वजह से हमको और आपको नुकसान क्या होता है सर? ठीक है ना, क्या फर्क पड़ गया सर? थोड़ा सा अगर पॉल्यूशन हो भी गया तो क्या फर्क पड़ गया? फर्क ये पड़ गया जनाब कि इसकी वजह से आपको कफ हो सकता है, आंखों में जलन मच सकती है, आपका बीपी हाई हो सकता है, आपको ब्रेन का दौरा पड़ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, गला खराब रह सकता है, आपको ऐसी कई सांस से संबंधी बीमारी हो सकती हैं। मैं आपको बता दूं ये इतना खतरनाक है कि जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया वो गर्भ में अगर है तो जिस तरह की एयर क्वालिटी दिल्ली में चल रही है उस एयर क्वालिटी में गर्भस्थ शिशु तक परेशान हो सकता है, बीमार हो सकता है। ऐसा मेरा नहीं, डॉक्टर्स का कहना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली का जो ओवरऑल एयर क्वालिटी आया है वो 504 निकलकर आया है। सर ये कैसा होता है? अधिक गंभीर होता है। दिल्ली का औसत 400 से ऊपर चल रहा है। अच्छा किसे कहते हो? अच्छा तो 0 से 50 को कहते हैं। सर ये है क्या? इसको यूं समझ लो, हवा में घुली हुई अशुद्धियों की जो मात्रा है उसमें कहा गया है हवा में अगर 0 से 50 नंबर तक अशुद्धियां मिली हो, जैसे नापने के लिए अपन परसेंटेज में अपनी चीजें नापते हैं ना, ऐसे पॉल्यूटेंट्स को नापने के लिए समझ लीजिए कि 0 से 50 तक की अशुद्धियां मिल रही हो तो उसे ठीक ठाक पॉल्यूशन माना जाता है, अच्छी स्थिति मानी जाती है। हवा ठीक है यार, कोई बात नहीं, इतनी तो अशुद्धियां होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो पर्यावरण में रहेगी ही। ठीक है साहब, आप और हम भी निकाल ही रहे हैं। ठीक है, संतोषजनक है 51 से 100 के बीच में अगर एयर क्वालिटी रहे। लेकिन आप स्थितियां बिगड़ती हुई देखें तो जो सबसे गंभीर परिस्थिति है 301 से लेके वो 500 के बीच में आती है। और आप सोचिए दिल्ली का औसत 504 है, यानी कि जहां क्राइटेरिया खत्म हो जाते हैं उससे ऊपर, यानी कि आपने कितना नंबर पाया? बोले साहब कितनी परसेंटेज बनी? बोले साहब 99 बनी। बोले हाँ यार बहुत जबरदस्त परसेंटेज बन गई। एक ने कहा साहब मेरी तो 100% बनी है यार, और क्या चाहोगे? तो इस बीच में दिल्ली वाले निकल कर आते हैं, दिल्ली की सरकार निकल कर आती है, सर हम तो 100 में से 104 नंबर प्राप्त किए हैं। दिल्ली वाले वही तो कर रहे हैं। 500 में से 504 तो स्कोर आ गया है इनका। इससे अंदाजा लगाइए हालात क्या हैं। इधर देखिए एयरपोर्ट के हालात देखिए, नोएडा के हालात देखिए, गुड़गांव के हालात देखिए, क्या हालात चल रहे हैं साहब। इतना जबरदस्त इनकी हवा बिगड़ी हुई है। आसपास के भी लगभग यही हालात हैं। आप हजार्डस सिचुएशन के अंदर पहुंच चुके हैं, इतनी जबरदस्त स्थितियां खराब हैं। जनरल पब्लिक इसके अंदर सरकार के द्वारा आपको सुरक्षित रखने के लिए अपने लेवल पर प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं। यह है कुल मिलाकर कहानी। डॉक्टर्स का कहना है कि 25 से 30 सिगरेट के धुएं के बराबर इसकी वजह से दिक्कत आती है। यह मेदांता के एक हॉस्पिटल, मेदांता दिल्ली का जो हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर का एक बयान है जिन्होंने यह कहा है कि यह इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है। ठीक है साहब, इन सभी चीजों के बीच में बड़ा सवाल बनता है कि सर ये अल्टीमेटली होता क्यों है। कारण बताएंगे, कारण में पराली का काम बताएंगे, पराली क्या होती है, सारी बातें बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने मिलने वालों से साझा कर दो। एक तो साहब उनकी हेल्थ का सवाल है और दूसरा मेरे प्यारे साथियों अल्टीमेटली हमारे बचपन का सवाल है। क्योंकि जो घटनाएं होना शुरू हो चुकी हैं, अंत में हमारी दिवाली खराब क्यों होती है, इस पर तो निर्णय बहुत पहले ही लिया जा सकता था। हमारी दिवाली पहुंचते पहुंचते हमारी दिवाली को क्यों खराब करते हो यार? हमारे क्रैकर्स को क्यों बैन करवाते हो? हम एक दिन, हमारे साल का सबसे बड़ा जो जश्न का दिन होता है, वहां पर कई बुद्धिजीवी बाहर निकलकर आ जाएंगे, कई समझदार मतलब अभिनेता बाहर निकलकर आ जाएंगे और हाथ जोड़कर कहेंगे कि यह दिवाली बिना क्रैकर वाली, मिठाई खा लो और काम चला लो। ऐसे ना जाने कितने त्योहार होते हैं। ऐसे तो आने वाले आप होली पर यह कह देते हो ये होली बिना पानी वाली, ये दिवाली ये बिना पटाखे वाली। हो सकता है थोड़े दिनों बाद यह भी कह दोगे कि यह राखी बिना बहनों वाली, क्योंकि कुछ भी चल रहा है इस देश के अंदर तो, और कुछ भी चल रहा है तो फिर हम ही क्यों टारगेट बने, वो व्यक्ति क्यों ना टारगेट बने जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं। दिवाली आएगी उससे पहले पहले ही दिल्ली के ये हालात हैं, तो पटाखों के नाम पर आप बिल क्यों फाड़ करके ये दिखाते हो कि हमने देखो कितना बड़ा तीर मार दिया। शायद ये आपका तरीका इसलिए सही हो सकता है क्योंकि आपको
आम जन में जब हर व्यक्ति परेशान हो कि पटाखे बंद कर दिए, बोले किसने कर दिए, बोले उस आदमी ने कर दिया, वाह हमारे पॉल्यूशन को कम करने के लिए मंत्री जी ने कितना बड़ा कदम उठाया। अरे आपने कदम उठाया पॉल्यूशन बंद करने के लिए कि हमारे खुशियों में रंग भंग में डालने के लिए? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन दिवाली आने से पहले आ चुका है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी सारी की सारी क्लिप्स हम लेकर आए हैं जिसमें आप सब भाषण देते रहे नेता लोग बैठ करके 2019, 20, 21, 22 हमको मौका दे दो, हम मौका दे दो, हम खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्या खत्म कर दिए महाराज? अभी की अभी वो हालात है कि आप स्कूल बंद करवा रहे हो, आप बसें बंद करवा रहे हो, ऑड इवन का चक्कर फिर से चालू करवा दोगे, पानी चलवाना बंद कर दोगे, लोगों को कारपूलिंग की सलाह करना। जो आदमी बोलता, दिल्ली की जनता जो बोल नहीं रही है उसको चुपचाप पकड़ करके कोई सी भी सरकार आ रही है और कह के चली जा रही, नहीं नहीं तुम बहुत अच्छे हो क्योंकि तुम बोलते नहीं हो। दिल्ली की मजबूरी है, अधिकांश लोग शासन के अंदर तो भागीदार है नहीं, बेचारे माइग्रेंट्स हैं जिन्हें पीड़ित होना पड़ रहा है, और जो हैं 50-60% उनको वो आकर के कोई ना कोई लॉलीपॉप सरकारें पकड़ा के चली जा रही हैं। हालात जान के साथ खिलवाड़ का हो रहा है और राजनीति हम ही हो रही है। करते हैं, देखो भैया पराली क्या है थोड़ा सा समझते हैं और समझने के बाद में फिर आपको इसके आगे लेकर चलते हैं। देखो भाई, ये जो आपको खेत में उड़ता हुआ धुआं दिख रहा है, मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं हर दिन आपसे ये शेयर करने की बात नहीं करता हूं, बीच में विशेष रूप से जब जैसे एक बार कोटा वाला मामला हुआ था जिस समय बच्चे सुसाइड कर रहे थे, तब मैंने आप सबसे ये रिक्वेस्ट की थी कि कृपया करके अपने इस सेशन को उन सभी परिवारजनों से साझा करें, और आपने किया और बहुत सारे परिवारजनों को उसका लाभ हुआ। ऐसे ही मैं इस सेशन के लिए आपसे बोल रहा हूं क्योंकि एक तो ये हेल्थ के लिए जरूरी है और दूसरा यार आफ्टर ऑल हमारे त्योहार की बात है भाई, हमारे रंग में भंग नहीं यार। तो ऐसी स्थिति में ना ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए और अंत में फिर आपका निर्णय होना चाहिए कि क्या है, कैसे है, इस पर विचार करना जरूरी है। देखो ये जो आपको जलता हुआ धुआं दिख रहा है ना, ये खेत में है। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि किया जाना भारत की आवश्यकता है। हम आज भी इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर पर अपनी मेजॉरिटी जनसंख्या को डिपेंडेंट रखते हैं। एग्रीकल्चर में पंजाब और हरियाणा का जो कंट्रीब्यूशन है उसे इग्नोर नहीं कर सकते। जब हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के समय हरियाणा पंजाब वो राज्य निकल कर आए जिन्होंने, हालांकि उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा भी उसमें शामिल था, जिन्होंने मिलकर के इस भारत की भूख को मिटाया। आप ये समझिए कि एक दौर था जब भारत में अनाज की कमी हो गई थी, किल्लत हो गई थी। उस समय हरियाणा पंजाब के किसानों ने हरित क्रांति को ला करके इतना अनाज प्रोड्यूस किया कि आज 1 साल से अधिक अनाज हमारे पास स्टॉक में रखा हुआ है। अच्छा साहब, अब आगे की बात सुनिए। उस चीज में जो विज्ञान के माध्यम से हरित क्रांति लाई गई, अब उसके ये जो साइड प्रोडक्ट्स हैं, अब इनको समझिए। देखिए हरियाणा और पंजाब विशेष रूप से जो क्षेत्र है जो आज एग्रीकल्चर प्रोन है, एग्रीकल्चर यहां पर कैसे आसानी से होती है, जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर 3 बड़े फैक्टर बताए जाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक उन्नत किस्म का बीज यहां के किसानों को दिया गया था। दूसरा हाई ईल्ड वैरायटी बोलते हैं जिसको, वो इनको दिया गया था। दूसरा कहा गया था कि इनको वाटर रिसोर्सेज दबा के उपलब्ध कराए गए थे। वाटर का मतलब या तो कैनाल्स दे दी गई या फिर इनसे कहा गया कि आप बोरवेल करिए, सरकार आपकी मदद करेगी। ये उस दौर की बात है 1960s 70s की। और तीसरा इनको कहा गया खूब फर्टिलाइजर डालिए, आप प्रोडक्शन बढ़ाइए। सरकार के द्वारा किया गया ये जो कार्य था उसने आज हमें आत्मनिर्भर अनाज के अंदर बना दिया है, हमें किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। इतनी बड़ी जनसंख्या, 140 करोड़ की जनसंख्या का हम पेट भर पाते हैं। हो गई तारीफ। अब उसके अपवाद सुनते जाओ, या समझ लो उस तारीफ के नुकसान सुन लो। नुकसान ये है कि अब हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो गई, लेकिन जब खाना पैदा कर लिया तो खाने वाले लोगों को बचा लिया जाए, यह भी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। अब हम लोग उपभोग में इतने व्यस्त हो गए कि हमें इससे मिलने वाला जो लाभ है उसे खाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो? पंजाब हरियाणा के अंदर ये जो हाई यील्ड वैरायटी बीज यूज किए, उसके बाद जो फर्टिलाइजर यूज किए, हालात ये हैं कि कैंसर के बहुत बड़े रोगी आपको इन 2 क्षेत्रों से मिलते हैं जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर दबा दबा के यूज किया गया। नंबर दूसरी चीज, अब यही पंजाब और हरियाणा अब इनकी प्रैक्टिस में शामिल हो गया है, एग्रीकल्चर पैटर्न में शामिल क्या हो गया है कि पहले तो धान बोलो जब मानसून का सत्र हो, और जब या धान बोने के बाद में रबी का समय आए, यानी कि गेहूं बोने का समय आए, तो फटाक से सीजन को एंड करके तुरंत खेती के अंदर गेहूं का पौधा लगा दो। 3-3 बोले फसल ले लो, यही तरीका बेस्ट तरीका होगा। मानसून सत्र में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने में एक क्रॉप बोले धान की ले लो। धान की फसल ले ली, अक्टूबर निकल गया, धान काटा यानी कि चावल की कटाई करी,
चावल की कटाई करी, उसके बाद की यह कहानी बचती है। क्या कहानी है? देखिए, चावल का पौधा, अगर मान लीजिए मेरा हाथ जो है ना, ये चावल का पौधे की तरह है, इसमें ये चावल की जहां पर एक तरह से समझिए कि बाली जिसे आप कहते हैं वो आ रही है, धान की बाली आ रही है। आजकल आपने देखा होगा कई वो बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर्स चलते हैं जो एक ही बार में कटाई करते हुए चले जाते हैं। उन्नत तकनीकी होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, तो वो आई, वो ट्रैक्टर आया, इस बाली को यहीं से काट करके उड़ा के ले गया, इस बाली को क्रश किया, इसमें से चावल प्रोड्यूस किया, सीधा की सीधा उसने पैक करने वाली स्थिति में चावल बाहर निकाल के क्रशर से निकाल दिया। पौधे के नीचे ये वाला जो हिस्सा है, जिसे आप डंठल वाला हिस्सा कहते हैं, ये बचा रह गया खेत में ही। किसानों की मजबूरी है कि उन्हें धान की फसल के तुरंत बाद रबी की फसल में अब चावल के बाद गेहूं बोना है। गेहूं बोना है तो इस डंठल का क्या करें? यही से सारी मुसीबत। बोले क्या करें? बोले आग लगा दो इसमें। बोले सॉल्यूशन और कुछ भी तो हो सकता है। बोले यही तो नहीं मिल रहा सरकारों को। बोले क्यों भाई, आपको क्या लगता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हम बताएंगे क्या क्या हो सकता है। आप डिकंपोज करवाइए, खरीद करवाइए, कहीं एक्सपोर्ट करवाइए, कहीं भी उठा के स्टॉक करवा दीजिए। कुछ ना हो तो जो जगह खाली दिख रही है किसी राज्य में, वहां पर खरीदवा के इकट्ठा रखवा दीजिए। सीजन निकल जाए फिर जला देना यार। आप अक्टूबर के अंत में यह चीज जलाना शुरू करते हैं, और हमारी बदकिस्मती है कि जब ये जो मानसून सत्र की फसलें कटती हैं, हमारे देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, इन सबका महत्व फसलों के साथ, सीजन के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही ये खरीफ की फसल कटती है, इसके तुरंत बाद त्योहार के रूप में होली मनाई जाती है, क्योंकि इंसान के घर में खूब धान की पूर्ति हो चुकी होती है। धन आता है धान बेच करके, तो वो धन से अपनी दिवाली मनाता है। धान की कटी होती है तो वो बहुत पैसे में रहता है, खूब पैसे के साथ वो इस त्योहार को मनाता है। लेकिन हमारे इन्हीं त्योहारों में सबसे बड़े खलल क्या बनती है? इसके बाद, यानी कि दिवाली के बाद होली की तैयारी के लिए जो अब काम शुरू किया जाता है गेहूं बोने का, उस दौर में ये जो डंठल बचे रह गए, इनको आग लगा दी जाती है। इसे अंग्रेजी में स्टबल बर्निंग कहा जाता है। ये जो आग लगती हुई आपको दिख रही है, इससे उठता है धुआं, और यह धुआं इस कटी हुई फसल के नीचे बचे हुए डंठलों को क्यों लगाया गया? क्योंकि हमें खेत खाली करना था, और इसी को पराली कहते हैं। धान की फसल के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है, पैडी क्रॉप, धान की फसल के बाद बचा हुआ जो हिस्सा है, उसको जलाकर यह काम किया जाता है। और पंजाब हरियाणा का ही असर दिल्ली में आता है, यही दिल्ली का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब बड़ा सवाल बनता है, कईयों को यह मिसकंसेप्शन दे दिया जाता है। क्या कंसेप्शन दे दिया जाता है? मिसकंसेप्शन यह दे दिया जाता है कि जलाने से राख बनती है। राख में तो कार्बन है, खेत के अंदर उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी क्योंकि कार्बन जा रहा है। गलत धारणा है। इसके साथ में नुकसान यह है कि इसकी वजह से, बनी हुई राख की वजह से, जमीन में पाया जा रहा राइजोबिया बैक्टीरियम जो है वो खराब हो जाता है। जमीन के नीचे नाइट्रोजन खत्म हो जाती है। नाइट्रोजन खत्म होने से फसलों की पैदावार पर फर्क पड़ता है। लेकिन पंजाब हरियाणा में रॉन्ग प्रैक्टिस क्या सेट हो रखी है कि नाइट्रोजन के लिए तो चलो यूरिया डाल देंगे, यूरिया सरकार से मिल ही जाएगा। ऐसी स्थिति में यह हालत होती है। सर कोई कानून नहीं है क्या? पराली जलाने को रोकने के लिए आईपीसी की धारा 188, इंडियन पीनल कोड की धारा के तहत 6 महीने का कारावास और 15,000 रुपए का जुर्माना बताया गया है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि जब खेत में आग जलती हुई दिखेगी आपको, तो बड़ा सवाल यह बनता है कि यार अगर आग कहीं जल रही है, इसका मतलब है कि सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। और जब सरकार कार्रवाई कर सकती है तो आईपीसी के तहत कार्रवाई करके, और कोई सी भी सरकार, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे आईपीसी तो पूरे देश के लिए है ना, तो पंजाब और हरियाणा में जली हुई जो पराली है उस पर ये दोनों जगह कानून मिलेगा। तो सरकार की तरफ से पुलिस की गाड़ी जाए, जहां आग लग रही है, घर के मालिक का पता पूछे किसकी खेती है, उसको वहीं पर बताया जाए कि भैया तुम्हें इस प्रकार का प्रावधान है, तुम ऐसा कार्य मत करो। अगर होता है तो आपको यह कारावास दिया जा सकता है। समझाइश से यह काम मिटाया जा सकता है। लैंसेट की रिपोर्ट का मानना है कि पॉल्यूशन से भारत में 2019 में 23 लाख लोग मारे गए, 23 लाख पीपल मारे गए। और तो और ये स्टबल बर्निंग हर साल का मामला है। 2022 में देखिएगा, दिवाली के समय क्रैकर चलते हैं तो ये पॉल्यूशन थोड़ा और बढ़ेगा, लेकिन 90% तो इन्हीं के चक्कर में होलिया होता है। और फिर शुरू क्या होता है देश के अंदर? ब्लेम गेम। ब्लेम गेम क्या कि साहब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में बैठा हुआ
कोई भी सरकारी आदमी, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, चाहे वो वहां की केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से हो, ब्लेम देना शुरू होता है ये किसकी वजह से हो रहा है। जब तक केजरीवाल सरकार पंजाब का चुनाव नहीं जीती थी, तब जनता को यह प्रॉमिस किया जाता था कि दिल्ली वालों चिंता मत करो, अगर हम पंजाब जीत गए तो आपको 1 साल के भीतर भीतर पॉल्यूशन से मुक्ति दिला देंगे। वो साल भी बीत गया, बात भी बीत गई, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली फिर से उसी मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। 2019 के दिसंबर में केजरीवाल जी ने चुनाव प्रचार करते समय दिल्ली को यह वादा किया था कि हम इस बार के अपने 5 साल के शासन में दिल्ली से पॉल्यूशन खत्म कर देंगे। शासन दूसरे राज्य में भी चला गया, पॉल्यूशन वहीं ही है। जस्ट लाइक यमुना, कि यमुना को क्लीन करके बिल्कुल विदेशी नदी जैसा बना दिया जाएगा, कुछ नहीं हुआ। सेम गेम हरियाणा के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि साहब यही काम कर रहे हैं, हरियाणा सरकार भी यही दिखाती है, हमने 25 लाख रुपए की पनिशमेंट लगा रखी है। वो कागज में है, रियलिटी में कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर कर दिया तो बुरा कौन बनेगा? सरकार बुरा बनेगी। दिल्ली वालों को क्या मतलब पंजाब वालों ने क्या किया? पंजाब वाले तो खुश हैं, हरियाणा वाले तो खुश हैं, और दिल्ली के साथ में ये 2 लोग खुश हैं तो इनकी सरकारें भी खुश हैं। कानून बनने से मर कौन रहा है? दिल्ली वाला। दिल्ली वालों को क्या क्या बैठा करके पकड़ाया जा रहा है? कानून बनाएंगे, ऑड इवन चलाएंगे, BS4 नहीं घुसाएंगे, आपकी स्कूलें बंद कर देंगे, घर के अंदर से बाहर नहीं निकलने देंगे, कार में साथ घुमाएंगे, छुट्टी कर देंगे। अरे यार क्या चल रहा है ये? जीवन सबका कीमती है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई साहब, एक अखबार में कटिंग मिली हमें जिसमें यह दिखाया गया 2022 में कि सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा पॉल्यूशन से निपटने के लिए जहां 68 लाख रुपए स्टेबल डिकंपोजर खरीद के खर्च किए गए, उसके विज्ञापन पर 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इसकी सत्यता, जो भी जानकारी CAG वगैरह निकालें, अखबारों की कटिंग्स हैं जो हम बताते हैं। हम कोई स्वतंत्र पत्रकार चैनल तो है नहीं, कटिंग अखबारों की होती है, वो कटिंग हम आपको लाके दिखा देते हैं कि भैया देखो कहां क्या लिखा हुआ है। सेंटर मस्ट होल्ड इमरजेंसी मीटिंग ऑन स्टबल बर्निंग, दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा 2021 का बयान दिखा रहा हूं मैं। सारे वो बयान दिखा रहा हूं जो ब्लेम गेम से जुड़े हुए हैं। हर साल यही रेगुलर प्रैक्टिस होती है। ये 2020 का रिकॉर्ड आप देख रहे हैं। क्रॉप बर्निंग से पॉल्यूशन दिल्ली में हो रहा है। अरे जब तुमको पता है मेरे भाई कि किससे हो रहा है, फिर ले देकर पटाखे बंद करने आ जाओगे, 2-4 फिल्म सुंदरियां उठा लाओगे, सीने अभिनेत्री उठा लाओगे, जिनसे कहलवाओगे कि भैया पटाखे मत चलाना, लड्डू खाना। और हम पढ़े लिखे लोग जो उनको देख करके काम चला रहे थे कि चलो भाई साहब कह दिया है तो पटाखे ही नहीं चलाएंगे। अब तो भाई माना हमको पटाखे नहीं चलाने, यार क्लियर है, हमें समझ में आता है कि पटाखे से पॉल्यूशन बढ़ता है, लेकिन पटाखे से ही बढ़ता है और ये हमें ही समझाने चले आते हो। क्यों नहीं कोई फिल्म बना करके चलवाते पंजाब हरियाणा के अंदर? वहां क्यों नहीं इन अभिनेताओं को ले जाकर खड़ा करते, ले जाके प्रचार करवाते? चुनाव प्रचारों में तो लेके जाते हो, इनसे हाथ जुड़वा के कहलवाओ ना कि भाइयों बहनों जीने तो दिल्ली वालों को भी, या दिल्ली के आसपास वालों को भी। देश की राजधानी का मैसेज दुनिया में जाता है, दिल्ली किसी की नहीं है। दिल्ली से मतलब यह नहीं है कि साहब दिल्ली केजरीवाल सरकार की है कि दिल्ली केंद्र सरकार की है। अरे दुनिया वालों के सामने दिल्ली ही भारत है। दुनिया भर की एम्बेसीज बनकर बैठी हैं, वो लोग भी घर से बाहर नहीं निकल पाते। रोज अपने घर वालों को फोन पे बताते हैं कि हम तो गैस चैम्बर में जी रहे हैं। वही गैस चैम्बर जो एक बार अडोल्फ हिटलर ने यहूदियों के लिए यूज किया था। यार वास्तविकता है ना। 500 का मतलब समझिए 25 सिगरेट की धुआं आपके सामने है। इतना बड़ा AQI लेवल है। वो लोग क्या बताते होंगे अपने देशों में कि हम जिस जगह रह रहे हैं वो तो गैस चैम्बर है, कैसे रहें? आप और हम जब परेशान हैं, सोचो विदेश के जो राजदूत हैं उनके क्या हालात हो रहे होंगे। वो क्या रिपोर्ट करते होंगे अपने देश में कि दिल्ली कितना गंदा है। समझने की आवश्यकता है भाई। ये बिल्कुल मतलब वो समय 2017 की, आप अल जजीरा की फोटो देख रहे हैं, 2017 2023 में चल रहे हैं भाई हम। हालात आप देख लीजिए। फिर से एक दिन पहले खबर आती है दिवाली रेस्ट्रिक्शंस मुंबई में लग गए, कर्नाटका में लग गए, केरल में लग गए। रेस्ट्रिक्शंस दिवाली पे लग जाएंगे साहब कि साहब पटाखों की दुकान मत चलने दो, पटाखे वाले इस प्रदूषण को फैलाते हैं। अरे यार तुम फिर वही वाली बात है। हाँ, यहां पर किया क्या जा रहा है ना, यहां पर जो प्रभाव है उसको खत्म, कारण को कोई भी बात नहीं कर रहा है। यही चीज है जो मुझे बार बार दुखी करती है। मैं इस चक्कर में अपने ट्विटर हैंडल पर भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं। हम इस बात के समर्थक हैं कि भाई पॉल्यूशन होता है पटाखों से, मान लिया, लेकिन पटाखे हमारी दिवाली की पहचान भी तो है यार। आप अगर वाकई में यह करना चाहते हो ना, 10% पॉल्यूशन के कारण 90% को रुकवाओ ना, एक बार उसमें कम करा दो यार। हमारी दिवाली खराब आज से नहीं, जाने कब से खराब करके पटके हो यार। हमारे बच्चे बड़े हो गए, पटाखे नहीं देख पाए, हमारा गुस्सा अंदर का वो वाला निकल के आ रहा है। ब्लैंकेट बैन कर दो क्रैकर्स पे,
बच्चे जिद करते हैं कि पटाखे चलाने, फिल्मों में दिखाई दे रहे हैं कि वर्ल्ड कप में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं? हमने कहा चलवाएंगे भाई, और चलवाने के नाम पर क्या हो रहा है? राजनीति। तो दिवाली के अंदर दिल्ली क्रैकर, आज आपके सामने ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, एक बाप भी बोल रहा है जिसके 2 बच्चे हैं ना, वो बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई हमारे पिताजी से ये बताओ कि पटाखे कहां से मिलेंगे। भाई हमने कहा एनसीआर में बैन है, कहां से मिलेंगे? कुछ नहीं, तमाशे देखो। फिर चोरी छिपे बेचारे बच्चे कहीं से जुगाड़ लगवाते हैं कि कहीं से तो मिल ही जाएंगे, इधर उधर से आ जाएंगे, जयपुर में बैन नहीं है वहां से मंगा लो। ये कैसे चलेगा यार? मतलब समझो ना, इसके अंदर जो चीज संभव है उस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है? संभव है ना भाई, आपके पास इतने पावरफुल लोग हो, प्रचार में पैसा इतना खर्च कर सकते हो, चुनाव प्रचारों में पैसा खर्च कर सकते हो, जाकर के किसानों को समझाओ और उनको कहो ना कि भाई आपकी ये पराली के चलते इतना नुकसान अगर हो रहा है तो ये पकड़िए धन, क्योंकि दिल्ली अगर बंद होती है तो दिल्ली में भी तो घाटा होता है। वो पैसा उठा के किसानों को दे दो ना, आपकी ये किसानों, आप ये पैसा पकड़ो, पराली मत जलाना, साइड में रख लो, गर्मी आए तब जला लेना। भाई अगर जलाने से ही काम चलता है, जमीन का टुकड़ा खर्च होगा ना तो उसकी जगह इस पराली को इकट्ठा करके रख लो, और कुछ नहीं, जमीन जहां पर बंजर भूमि पड़ी है वहां सबकी पराली इकट्ठी करके डाल दो। सीजन जब सही हो जाए, सर्दियां थोड़ी बाहर निकल जाएं, उसके बाद जला लेना। भाई मुद्दा देखिए हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, और दिल्ली में फायर क्रैकर बैन की खबर आज की नहीं, जब देखो तब की यही खबर है। जब चाहो उठा लो, 2022 उठा लो, 2021 उठा लो, 2020 उठा लो, सब जगह पटाखे बंद, पटाखे बंद, पटाखे तो ऐसे बंद किए जाते हैं। मैंने सेशन इस बार पहले इसीलिए किया, ये अक्टूबर में पॉल्यूशन के हालात हो गए, 4 तारीख को आप मेरा सेशन सुन रहे हो, दिवाली में अब भी एक वीक है, पटाखे बंद। पटाखे तो कारण ही नहीं बने यार, कारण बने आपके कागज, और ये अभिनेत्रियां निकल निकल के बाहर आ जाएंगी जो आकर के कहेंगे कि लड्डू खा लेना, पटाखे मत चलाना। देवी जी बनाओ ना एक वीडियो जिसमें आप ये कह रही हो कि पराली मत जलाना है। तुम ये सब बैठ करके बहुत अच्छे से, क्यों? क्योंकि हम बड़े टॉलरेंट प्रकार के लोग हैं, हम सुन करके कि नहीं नहीं एक हसीना ने कहा है तो हम तो मान ही जाएंगे। पर मूवी बनती है, हसीना मान जाएगी और हसीना हमें मना रही होती है, मुद्दा यहां आके फंस जाता है। ये आके मना रही होती है पटाखे मत चलाना, और कई भाई साहब दिल पे इतने ले लेते हैं, अरे भाई साहब कहा है, समझ रहे हो, नहीं चलाएंगे अपन। हाँ भाई हम मान गए नहीं चलाएंगे, हमको आ गए ना तुम लोग कन्विंस करने, मान जाएंगे हम तो, क्या ये हैं। ये देखिए, प्लीज स्टॉप बस्टिंग फायर क्रैकर्स। मैडम दिखा दो ना, प्लीज स्टॉप पराली बर्निंग, लिखा हुआ दीजिए ना आप लोग, इधर उधर कहिए ना सब कुछ। एनवायरमेंट हर्ट कर रहा है ना आपको, हमको भी कर रहा है, बहुत बुरी तरह हर्ट कर रहा है। हमारा पूरा सिस्टम हिल गया है। हम होली पर पानी की कमी के कारण हमको वो एक अखबार में सूचना आ जाएगी इतना पानी बहाया गया, उसके कारण हम टेंशन में चले जाएंगे कि अब पानी नहीं बहाना, हम तो वैसे भी राजस्थान के हैं। ले देकर फिर ये बच गया कि पटाखे मत चलाना, बोले पॉल्यूशन है। ये तो पारो वाला वो देवदास वाला सीन हो गया, पिताजी ने कहा ये छोड़ दो, फलाने ने कहा ये छोड़ दो, एक जने कहेगा फलाना की दुनिया छोड़ दो, छुड़वाई दो, फिर तो हमको जीने का फिर हक ही क्या बच रहा है? हमारा तो हक ही नहीं है ना कुल मिलाकर के। फिर सेलिब्रिटीज बी रेस्पॉन्सिबल। भैया रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल एक हाथ से नहीं होती है, समझिए इस चीज को। अंत में क्या निकलेगा, लोग फिर क्या करेंगे? कुल मिलाकर आएंगे पटाखे चलाएंगे, फिर सब लोग कह रहे हैं हमने भी पटाखे चला लिए, क्या दिक्कत है? और फिर होता भी यही है, सब लोग चोरी छुपे पटाखे चलाते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी एक दूसरे पर ढाली जा रही है ना, मैंने नहीं इसने किया बस तो चलो फिर सब सही है, उसने पराली बंद नहीं करी, मैंने पटाखे बंद नहीं किए तो सभी चल रहा है। मुद्दा बड़ा है। फिर निपटे कैसे? तो भाई साहब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 8 तरह के फंगस प्रयोग किए और उन्होंने बायो डिकंपोजर बनाए। बायो डिकंपोजर का मतलब है इनको डालो, इनके ऊपर से ये सारे फंगिसाइड्स डालो और ये इसको डाल करके कुछ ऐसा पेस्ट जैसा बना देंगे पराली को गला करके, जिसका उपयोग बाद में खाद में भी हो सकता है। फिर लोगों ने इसका उपयोग क्यों नहीं किया? लोगों ने इसका इसलिए उपयोग नहीं किया क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगता है और पराली में पहले बेसन वेसन मिला के फंगस को बड़ा करना पड़ता है, तब जाकर के ये खत्म होता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हमारे रिसर्च भी एकदम लुल ही चल रही है, कोई मतलब ही नहीं है। रिसर्च अगर ढंग से हमारे देश में होती हो तो शायद इनका समाधान भी अब तक आ गया होता। 5-7 साल से पीड़ित चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई फरमान आ जाएगा, सब लोग बोले बस 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 हो गया, बस वही वाली चीज चल रही है। महीना साल भर, हमारा तो समय कीमती भी नहीं है ना, 1-1.5 महीने तो हमारे यूं ही कट जाएंगे आराम से। अरे बोले घर में रह लो यार, ऐसा भी क्या ही उखाड़ लोगे, कोई नहीं। बोले ठीक है साहब, वो बात है। समस्या के समाधान के लिए सबसे बड़ा समाधान है कि फसल पूरी तरह से काटी जाए, क्योंकि जब आधा कटा हुआ धान ही नहीं होगा तो फिर किसान के पास जलाने के लिए पराली भी नहीं होगी। लेकिन अब तो हमारे पास हार्वेस्टर मशीन आ गई है जो खट से एक ही दिन में पूरा पैक करके पैकेट पकड़ा देते कि ले जा भाई। दूसरा कोई तकनीकी ऐसी विकसित की जाए जिसमें पराली का उपयोग जैसे सीट बनाने में किया जाता है। कुल मिलाकर जी पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है, समाधान सबके हैं। मैंने दिया ना समाधान, कुछ मत करो आप। किसान की जिस जमीन पर वो धान उगाएगा ना,
ऐसी एक सरकार के पास हर जिले के अंदर ऐसी जमीन होती है जो सरकारी जमीन होती है, जिस पर कोई कृषि कार्य नहीं होता। सरकार अपने पास में लैंड बैंक का लैंड रिजर्व रखती है, एनी टाइम हर सरकार रखती है। क्यों? क्योंकि भविष्य में हो सकता है सेना को देनी पड़ जाए, ट्रेन को देनी पड़ जाए, या कोई विभाग बनाने के लिए देनी पड़ जाए। आप इकट्ठा करवाइए सब जगह की पराली, एक जगह एकत्रित करा लीजिए। हम बताते हैं आपको एकदम सस्ता सा सॉल्यूशन, और बाद में आग लगा दो उसको भट्टी में दे दो, ईंट भट्टे वालों को दे दो, पशुओं को चारा खिलाने में दे दो, पशु का काम आ जाएगा है। उसकी कोई बायोलॉजिकल कुछ बनाने का उपयोग कर लो, और कुछ नहीं तो आजकल आपको भाई आने वाले समय में बायो इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। बायो इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों को दे दो, वो उसको फर्मेंटेशन के साथ में बायोफ्यूल बना लेंगे उसका। नंबर एक सॉल्यूशन। नंबर दूसरा, आपके पास जमीन नहीं है ना, कोई बात नहीं, अगर मंशा है ना तो भरो ट्रकों में, ट्रैक्टरों में, जैसे फसल भरते हो ना, ऐसे पराली इकट्ठी करो। राजस्थान सरकार से बात करो, जो क्षेत्र डेजर्ट के पड़े हुए हैं ना, जहां पर एकदम खाली बंजर जमीन पड़ी हुई है, वहां पर उनका स्टॉक करवा दो कि भाई बाद में ले जाएंगे बायोफ्यूल बनाने के लिए, अभी फिलहाल के लिए रख लो। जिंदगी जीना चाहते हो तो समाधान भी आ ही जाएगा। हमारे लिए मशीनें आ जाएंगी, फलानी आ जाएंगी, तो सब चोचलेबाजी दिखानी है ना हमको। जनता के लिए क्या किया? क्यों? दिल्ली खट से नियम लागू कर देंगे, टक GRAP 3 लागू। इससे क्या होगा? गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ बंद हो जाएगी, स्कूल बंद हो जाएंगी। किसको पढ़ाएंगे फिर आप? जब बचेगा ही नहीं तो किसको पढ़ाएंगे आप? हैं BS3 BS4 व्हीकल नहीं चलेंगे, 5वीं तक की क्लासेस की ऑफ हो जाएंगे, शनिवार शुक्रवार के लिए स्कूलें बंद रह जाएंगी। ये सारे नियम लागू कर दिए साहब। ऑफिस में कारपूलिंग का, सार्वजनिक वाहन का बंद कर दिया। ऑफिस कंपनी वर्क अनुमति, वर्क फ्रॉम होम दे दो। हीटिंग के लिए कोयले का इस्तेमाल मत करो। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल, 4 पहिया वाहन पर प्रतिबंध लगा दो। निर्माण तोड़फोड़ मत करो। ये सॉल्यूशन के रूप में सरकारें सजेस्ट कर देती हैं। दिल्ली में यही होने वाला है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, खट से कल परसों की न्यूज में आ जाएगा। ये दिल्ली में हल्के कमर्शियल व्हीकल और इन सबको रोक देंगे। हर बार का नियम है। बोले आग लग गई, बोले हाँ, बोले अब क्या करें? बुझा दो। लग क्यों गई इस पे बात मत करो। तो भाई बुझाने के लिए तो खैर ठीक है, करो। अब इस प्रकार की चीजों पे प्रतिबंध लगा करके अब साहब राजनीति भी एंट्री करती है यहां पर। साहब बीजेपी वाले बाहर आ जाते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में कहने के लिए कि दिल्ली में, अच्छा बात भी सही है, दिल्ली के अंदर एक स्मोक टावर बनाया गया था 20 करोड़ रुपए के खर्च से, कि देखो हमने ऐसा एक टावर बना दिया है जो कि हवा को सोख कर उसको स्वच्छ करेगा। ऐसा उसने बकायदा मशीन लगा दी। अब उस मशीन पर ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है तो बीजेपी के एक नेता है जिनका नाम है शहजाद, ये पहुंच गए और पहुंच करके बकायदा पहले तो मास्क लगा के दिखाए कि दिल्ली के हालात कितने खराब हैं। बकायदा अपना वीडियो बना के दिखा दिए कि इतना पैसा खर्च करके इन्होंने पॉल्यूशन खत्म करने के नाम पर एक टावर बनाया था जो अब ताला लग करके रखा हुआ है। इस बात पर फिर आम आदमी पार्टी वाले भी कहां चुप रहने वाले थे, वो भी बाहर आ गए। ये कह रहे हैं हमने थोड़ी ताला लगाया है, सरकार ने अपनी तरफ से पैसा नहीं दिया, केंद्र सरकार ने पेमेंट रोक दी है, 2 करोड़ की पेमेंट रोक दी है। इंटरेस्टिंग बात देखिए आप, 2 करोड़ की पेमेंट रोक दी गई है इनकी, आप समझ रहे हैं? 63 करोड़ का विज्ञापन जो सरकार कर सकती है वो 2 करोड़ का पेमेंट रोकने के कारण 23 करोड़ के बने हुए स्मॉग टावर को बंद करके बैठी है। हमको यह समझ नहीं आ रहा है कि हमारी फिरकी ले कौन रहा है? वो कौन सी फिल्म है जिसमें आमिर खान कहता है कोई तो फिरकी ले रहा है? एक फिल्म आई थी ना उसकी, अभी पता नहीं उसने भी बनाई थी, जिसमें वो टेप रिकॉर्डर लेके घूमा था, हम तो भूल गए। तो फिरकी कौन ले रहा है नहीं समझ में आ रहा है। ये लिख रहे हैं अश्विनी कुमार 2 करोड़ की पेमेंट रोक देते हैं। अरे भैया, अगर आपकी वाकई में मंशा होती तो आप इस 2 करोड़ के पेमेंट को अपनी जेब से करवा सकते थे यार। क्या मजाक चल रहा है हम लोगों के साथ में? एक जगह होल्डिंग लगता है ना, हम छोटे मोटे व्यापारी लोग जब देखते हैं ना करके होल्डिंग लगा के, उस होल्डिंग की कीमत लाख लाख 2-2 लाख रुपए होती है। आप लोगों के विज्ञापन 63 करोड़ के तो आपके रिपोर्ट में आ जाते हैं कि इतना तो करोड़ का विज्ञापन हो गया। आपको ही फायदा होगा और दिल बड़ा होगा आपका अगर आप ये दिखा दोगे कि 2 करोड़ केंद्र सरकार ने नहीं दिए, हमने ही दे दिए, हमारी जनता बचानी थी हमें। इंटेंशन, इसी को पॉलिटिकल विल कहा गया है। वहीं दूसरी ओर ये जाकर के भाई साहब अपना फोटो लगा करके ये वीडियो बना रहे हैं। भाई आपको वीडियो बनाने से किसी ने नहीं रोका, आपको पॉल्यूशन दिखाई दिया, आपने वीडियो बना दिया, अच्छा लगा, आपने अच्छे तरीके से इस बात का क्रिटिसिज्म किया। लेकिन सच्चाई तो इसमें भी है ना कि केंद्र सरकार के पास भी एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उनके पास भी पढ़े लिखे ना जाने कितने बुद्धिजीवी लोगों का स्टाफ है। यह घटना आज की तो है नहीं, 7-8 साल से चल रही है। आज का ही इंतजार थोड़ी था कि ताला आज क्यों लगा हुआ है। आप पहले से ही दुरुस्त कर लेते, महीने भर पहले अक्टूबर में ही जाकर चेक कर लेते कि भैया फिर से पराली का सीजन आ रहा है, दिल्ली के अंदर स्मॉग टावर खुला है कि नहीं खुला है। लेकिन आपको भी मौके पे चौका मारना था, मौके पे चौका मार रहे हैं। हम सब लोग यही सोच रहे हैं कि शहमात के खेल में कौन जीत गया। हम लोग तो मूर्ख हैं जो कि वोट देने के लिए दोनों तरफ से बैठे हुए हैं। वाले बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने, आपको वोट मिलेगा, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपको वोट मिलेगा। फिर तीसरी तरफ से कांग्रेस वाले निकल के आ जाएं, देखा
हम तो पहले से ही कहते थे ये सब लोग मूर्ख बना रहे हैं, हमें वोट दीजिए। बोले साहब आपने अपने टाइम पर क्या कर लिया, हम तो पपेट हैं, क्योंकि हम लोग मतदाता हैं। और मतदाता को यह समझना होगा थोड़ा सा कि आप जागरूक रहिए, और जागरूक होने का मतलब यह नहीं है कि बस इनके ऊपर विजिलेंट रहिए। आपको जागरूक होने का मतलब यह है कि जिम्मेदारी आप भी समझिए। पढ़े लिखे बच्चे जो पंजाब हरियाणा से हैं वो घर पे लोगों को समझाइए कि अगर आज हम थोड़ा पराली कम जला लेंगे, अगर नहीं जलाकर कोई और समाधान खोजेंगे, 2 पैसे अगर कम रख लेंगे, सरकार से बात करिए कि हम पराली आपके कहने पर नहीं जलाते, हमें कंपनसेशन अमाउंट दे दो या कोई इसका और विकल्प निकाल लो। सरकार को सलाह दे दो, अपने मंत्री नेता को सलाह दे दो कि नेताजी जाकर किसी दूसरे राज्य से बात कर लो, क्या वो पता हमारा पराली खरीद ले, कोई तो सॉल्यूशन निकलेगा ना। साल भर इतने मुहिम चलते हैं एमएसपी को लेकर के, जब सड़क जाम हो सकती है एमएसपी से अंत में मिलेगा पैसा ही ना, पैसे से ही घर चलेगा, घर चल के आप ही को जीवित रहना है। लेकिन इस पॉल्यूशन से जब आप ही नहीं बचेंगे तो उस पैसे का करेगा कोई क्या, ये बड़ा कारण है। अब खैर इसमें हम जैसे लोग तो बोलने का ही काम कर सकते हैं, फिर यहां राजनीति शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी आकर के अपना दिखा रही है कि देखो इनके 2 करोड़ के पेमेंट के चक्कर में काम अटका हुआ है। अब सोचो आप, ये जिसने ट्वीट डाला होगा, जो ट्विटर अकाउंट पे काम कर रहा होगा, सब खेला किस चीज का है, आपके सामने बढ़िया कौन बना। आप और आपका मतलब यहां आम आदमी पार्टी नहीं है, आप और हम वाली बात हो रही है। इनके सामने अच्छा कौन बना, इसके लिए प्रचार प्रसार चल रहा है कि नहीं नहीं 2 करोड़ पेमेंट रोका था उन्होंने। भाई साहब समझ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, 2 करोड़ पेमेंट रोक दिया था इन लोगों ने, इस कारण से हम तो स्मोक टाकर बंद करके बैठे हुए हैं। करो भाई, एक दिन सांसें रुक जाएंगी, आपकी भी रुकेंगी साहब और हमारी भी रुकेंगी, तब फिर कोई और चर्चा करेगा इस जगह खड़ा होकर के। मुद्दा बड़ा गंभीर है, जिसको जो समझना हो वो समझ ले। तो कुल मिलाकर के ये तस्वीरें हैं 4 नवंबर की हैं, देख लीजिए पंजाब के मोगा के अंदर पत्रकारों को ये जलती हुई तस्वीरें दिख रही हैं। एएनआई की कटिंग है, खुद खुलेआम डल करके तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन सरकार को नहीं दिखाई देती साहब। क्यों? सरकार के मंत्री का वो किसी ऑफिसर का बयान है, ये स्टबल बर्निंग पर मोगा के कोई जसविंदर सिंह बरार हैं, ये लिख रहे हैं कि साहब हमने तो बहुत बढ़िया तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, लोगों को रोका जा रहा है, कोई केस दर्ज नहीं हो रहा, सब शांति चल रही है। इसी बीच में साहब फिर आम आदमी पार्टी के नेता निकलकर हरियाणा पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि देखा आम आदमी पार्टी वालों के तो पीछे पड़ गए जनता, हरियाणा में कौन रोकेगा, देखो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। अजी धुआं धुआं ही हो रहा है सब जगह, सब जगह धुआं निकल रहा है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के अंदर आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, लेकिन सवाल तो उनसे ही पूछे जाएंगे जिन्होंने कभी ये कहा था कि मैं आ गया तो पॉल्यूशन मिटा दूंगा। अब मिटाने के नाम पर क्या दिखा रहे हैं आप दिखा ये रहे हैं कि साहब नवंबर 22 में 17,846 फार्म जलाए गए थे और अब हमारे समय में 9,594 जलाए गए। लगभग 67% की कमी आ गई है फार्म जलाने में, लेकिन साहब पॉल्यूशन तो 504 चला गया। जब इनसे बातचीत की जाती है तो हेडिंग आती है कि केजरीवाल साहब मीटिंग छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है ना, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने खुद ने 2022 में यह माना था कि पंजाब का मेजर रीजन है बर्निंग, स्टबल बर्निंग, लेकिन आज उस पंजाब के अंदर के नाम पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता निकल कर आती हैं और क्या कहती हैं, हमने इतने प्लांट शुरू किए, 67% की कमी आई है। मैडम AQI तो कह रहा है 504 है, कमी आती तो दिखती जरूर है ना, और दिखती तो पत्रकारों को भी दिखती ना, क्योंकि पत्रकार तो देख ही रहे हैं, लाइव फोटो लेकर आए हैं जलते हुए पराली की। तो खैर सही है, अपनी अपनी जगह सब लोग सही हैं भाई, सब लोग सही हैं, अपन तो क्या हैं, मतदाता हैं। तो सीएम केजरीवाल स्लैम सेंटर फॉर नॉट फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एयर पॉल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया। केजरीवाल जी ने लास्ट टाइम नॉर्थ इंडिया के लिए सरकार को भी घसीट लिया, केंद्र सरकार, आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, मैं तो सत्ता में आ गए तो सॉल्यूशन ढूंढ दूंगा। क्या सॉल्यूशन ढूंढा साहब? तो आप इधर देख लीजिए। बाकी तो खैर जो भी है, आप और हम पॉल्यूशन फ्री का वादा देख करके केजरीवाल जी का चुनावी वादा देखे थे। 31 दिसंबर 2019 की बिजनेस टुडे की कटिंग मिल गई हमको। दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2020 जब हुए थे तो केजरीवाल साहब ने प्रॉमिस किया था कि वो दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बना देंगे अगले 5 साल में, अगले 5 साल में। जैसे बिल्कुल गंगा जो है ना एकदम थेम्स नदी बन गई है ना, वो सॉरी यमुना जैसे थेम्स नदी बन गई है ना, क्योंकि यमुना के लिए भी बयान ऐसे ही आए थे। खैर फिलहाल के लिए हरियाणा वाले फोटो दिखा रहे हैं कि साहब देखो हमारे यहां भी चल रही है और 25 लाख रुपए का जुर्माना हमने भी लगा रखा है। तो जुर्माने में नहीं, मंशा सबसे इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा की तारीफ हो रही है कि नहीं सर आपने बहुत तगड़ा काम किया है। तो बहुत तगड़ा काम किया है तो दिख क्यों नहीं रहा है? हम तो भुगत भोगी हैं, यही सवाल पूछ रहे हैं। और एक ही ले दे के सवाल है कि मेरी दिवाली पे पटाखे बंद करवाओगे तुम लोग, और वो पटाखे कई बार से नहीं चलाएं भाई। माना पॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर वो कुल पॉल्यूशन का 10% है तो तुम 90% पर कंट्रोल कुछ किए क्या? फिर वही वाली बात है कि इस तरह की बात बोलने पर हो सकता है कि कोई ये कह दे कि सर फिर तो देखा आप खुद भी उसी गंदी मानसिकता से ग्रसित हैं, आपको बस अपना पड़ा है पटाखे चलाने। अजय मुझको मेरा नहीं पड़ा है, भूल जाओगे आदतें।
त्योहार भी कभी हुआ करते थे, बचपन की वो खुशियां है ना जो आज राजनीति की भेंट चढ़ गई हैं, वो भूल जाओगे। बाकी चलो एक दूसरे पर पॉल्यूशन की अपन जिम्मेदारी थोपते रहेंगे। बाकी आप लोग अपडेट रहने के लिए चाहे तो हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम इस मुद्दे को अब उठाएंगे तो बहुत भैया, क्योंकि हमें पॉल्यूशन से, मैं जहां रहता हूं ना, लिटरली बता रहा हूं, आंखें नहीं खुल पा रही हैं, आंखें चढ़ रही हैं हम लोगों की, इतना बुरा पॉल्यूशन हो रहा है। इसलिए इस कारण से लेके आए, और अभी दिवाली आ रही है तो मेरे को हर दिन जब जब बच्चे मुझे टोकेंगे मैं यहाँ ट्वीट करूंगा, ठीक है। तो आप पहुंच सकते हैं, ट्विटर हैंडल है मेरा KA अंकित के नाम से, लिंक कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर दिया है, वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं। आपके लिए ट्वीट रखा गया है, आप जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या इसका समाधान हो सकता है जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली अगर पुरानी जैसी चाहिए तो भैया सभी लोग सुधर जाइए, जी लेंगे थोड़ा, का गरीबी में जीते थे ठीक थे, कम से कम जीने के दिन तो मिलते थे, अब दिन ही नहीं दिखते हैं।